Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is study of malaria as an example of biological method. आप बायोलॉजिकल मेथड और उसके तमाम स्टेप्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर चुके हो. अब यहाँ पे हम मलेरिया को एज एन एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं. मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है जो तमाम कंट्रीज़ में यानी कि बहुत सी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज अ डिजीज़ सेपरेट हो चुकी है. अब यहाँ पे हम उसकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेज़ और किस तरह मलेरिया ट्रांसमिट होता है. ठीक है. फर्स्ट आपके पास हेडिंग आ रही है ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया. एंशियंट टाइम्स में कुछ फिजिशियंस इस डिजीज़ से फेमिलियर थे और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन या सिम्टम्स अपने स्टडीज़ के अकॉर्डिंग या जो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर. ठीक है. फिर उन्होंने बताया कि जो लो मार्शी एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनमें ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है. उनका ये ख्याल था कि जो मार्शी एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी एयर पोल्यूटेड है, पॉइजनड है और उस हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को मलेरिया होता है और इसी बिलीफ की वजह से इस डिज़ीज़ का नाम भी डिराइव्ड हुआ. नेक्स्ट आपके साथ मीनिंग ऑफ मलेरिया डिस्कस किया गया है. इटालियन वर्ड यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, माला एंड एरिया. माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर. इसी तरह आपके पास मीनिंग ऑफ मलेरिया क्लियर होता है. ठीक है. फिर आपको बताया गया मार्शेज और मलेरिया इनका आपस में लिंक क्या था, यानी कि इन जो ऑब्जर्वेशंस कर चुके थे फिजिशियंस या लोग उसको क्लियर करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने उस मार्शी एरियाज़ के स्टैगनेंट वाटर यानी कि वहाँ के पानी को खुद यानी कि पिया, लेकिन उनमें वो डिजीज़ डेवलप नहीं हुई. ठीक है. मलेरिया बहुत से लोगों को किल कर चुका है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़, इसलिए इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर हम लोग स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया बाय यूजिंग सिंकोना बार. 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ था बहुत से प्लांट्स को अमेरिका से यूरोप वापस भेजा गया ताकि उसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जा सके. एक ट्री जिसका नाम क्वीना क्वीना था वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था फीवर्स के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. लेकिन ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल था कि बहुत जल्दी ये इम्पॉसिबल हो गया कि इतनी ज़्यादा बार्क उस दरख्त की बार्क को यूरोप लाना नामुमकिन हो चुका था. कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने उस ट्री की बार्क को रिप्लेस कर दिया विद एन अदर ट्री बार्क विच इज़ सिनकोना. ठीक है. लेकिन ये सिनकोना ये डिसऑनेस्टी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि सिनकोना बाग बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मेडिसिन साबित हुई फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, क्योंकि सिनकोना बाग के अंदर क्विनीन कंपाउंड प्रेजेंट था. उस वजह से ये उस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ. उस वक्त फिजिशियंस ने सिनकोना को और यूज़ करना तो स्टार्ट कर दिया एज अ मेडिसिन, लेकिन किसी ने भी कोज ऑफ मलेरिया को समझने की कोशिश नहीं की. 200 ईयर लेटर्स ये डिस्कवर किया गया कि कुछ डिजीज़ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं. इस डिस्कवरी के बाद ये भी ख्याल किया गया कि हो सकता है मलेरिया भी किसी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हो. नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है वर्क ऑफ लेवरीन. 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन जिसका नाम लेवरीन था उसने कॉज ऑफ मलेरिया पे काम करना स्टार्ट किया. उसने क्या किया, एक मलेरियल पेशेंट की बॉडी में से स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लेकर उसको एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप. उसने उस ब्लड सैंपल में टाइनी लिविंग क्रीचर्स को नोटिस किया. उस वक्त पर उसकी डिस्कवरी पे किसी भी साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया. 2 साल बाद दोबारा एक फिजिशियन को वही ऑर्गेनिजम्स एक और मलेरियल पेशेंट के ब्लड में नजर आए. 3 साल बाद दोबारा ये डिस्कवरी हुई, सेम क्रीचर्स ऑब्जर्व किए गए और उस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया प्लाज्मोडियम. ठीक है. अब जो यहाँ पे मेजर ऑब्जर्वेशंस जो 19th सेंचुरी के एंड तक यानी कि बहुत से हमें ऑब्जर्व किए गए ऑब्जर्वेशंस के बाद बताया गया कि जो डिफरेंट कॉजेज़ मलेरिया के डिस्कस किए गए या सजेस्ट किए गए उसमें से आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें बताया गया कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कोई ना कोई रिलेशन है. क्विनीन एक इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए और मार्शी एरियाज़ की ड्रिंकिंग अगर हम उसके वाटर को एज अ ड्रिंकिंग पर्पसेस यूज़ करते हैं तो मलेरिया नहीं होता. और प्लाज्मोडियम बहुत से मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में उनको अंडर द माइक्रोस्कोप नज़र आया. उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप आपको बताया. यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस पे आते हैं. अब इस प्रॉब्लम की जो हाइपोथेसिस है इस केस में साइंटिस्ट ने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो उनके पास डाटा वगैरह प्रेजेंट था उसको यूज़ करके एक हाइपोथेसिस बनाई दैट वाज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. उस साइंटिस्ट को नहीं पता था कि इसकी हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स, लेकिन उसने उसको एज अ ट्रू स्टेटमेंट एक्सेप्ट करके उससे डिडक्शन बनाना स्टार्ट कर दी. जो एक डिडक्शन इस हाइपोथेसिस से बनाई गई दैट वाज इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड.
ठीक है। अगर कोई पेशेंट है तो उसके ब्लड में ये ज़रूरी है कि उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि हम डिडक्शन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में आपको पता है कि हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकंड इज कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया और उसके साथ ही 100 हेल्दी पर्सनस के ब्लड को भी एग्जामिन किया गया। सेकंड आपके पास आए रिजल्ट्स हेडिंग, उसमें क्या था कि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने ये शो किया कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, लेकिन हेल्दी पर्सनस जो 100 हेल्दी पर्सनस लिए थे उनमें से भी 7 आउट ऑफ 100 7 की ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। और हमें ये पता है कि वो जो उन हेल्दी पर्सनस की बॉडी में ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है दैट इज़ इन द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इनको जैसा कि आपको बताया गया इंक्यूबेशन पीरियड वो क्या है जब होस्ट की बॉडी में पैरासाइट एंटर करेगा और सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, यानी कि ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आपके पास कन्विंसिंग थे। इस वजह से ये बात साबित हो गई कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो ये ट्रू साबित हो गई विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटेशन।